There are some incidents in the world which change the course of the world history, which change the course of political systems, और उसमें से कुछ ऐसा ही एक इंसिडेंट जो दुनिया के पिछले 70 सालों में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, वो है फॉर्मेशन ऑफ इजराइल। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार सुनते आ रहे हैं हमास और इजराइल का झगड़ा। रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पॉलिटिकल विंग के हेड की असैसिनेशन किया गया ईरान के अंदर, जब वो ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में प्रेजेंट थे। अब इसके ऊपर काफी सारे लोगों ने काफी सवाल उठाए कि क्या इसमें इजराइल का हाथ हो सकता है। इजराइल ने इसके ऊपर बिल्कुल चुप्पी साध रखी है, और कौन भूल सकता है वो अक्टूबर 7 का मंजर, जब हमास के बहुत सारे लोग या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के इस लोग एंटर किए इजराइल में, एंड विच लेड टू अ लॉट ऑफ पीपल इन इजराइल बीइंग किल्ड, which led to Israel retaliating, and what we have seen is a complete devastation of Gaza Strip in Israel. Now, what is this entire issue of Israel-Palestine, and what is exactly this two-state solution? So let us understand all these things in this video. My name is Anuj Sharma and I'll be explaining all these things in today's video. तो अक्टूबर 7 की जैसे हमने बात करी, since October 7 there has been a raging war between Israel and Gaza. It has been stated that most of the Israel's attack has been towards Gaza and more than 37,000 lives have been lost. अब पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा है कि पैलेस्टीन को लेकर सपोर्ट दुनिया में बढ़ रही है। इंस्टाग्राम के ऊपर या सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आपने ये ट्रेंड भी देखा होगा, जहां पे ये चल रहा था ऑल आइज ऑन राफा, एंड रिसेंटली 3 more European countries have pledged their support to Palestine, forming Palestine as a full state nation, the countries being Spain, Ireland and Norway. But what is this entire issue? What is this two-state solution? So when we talk about this two-state solution, तो two-state solution एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि 2 states बनाने की बात की जा रही है। One state is the Israeli state, that is a Jewish-led state, and second being the Palestinian state. अब क्या ये इतना आसान है कि टू स्टेट सोल्यूशन की बात कर दी गई और टू स्टेट सोल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी? जी नहीं, ये इतना आसान नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं और बहुत लंबा इतिहास है। अब टू स्टेट सोल्यूशन बात ये करता है कि पैलेस्टीन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है या पैलेस्टीन की जो टेरिटरी है, उसको सॉवरन स्टेटस दिया जाए, जैसा कि एक फुल नेशन स्टेट को दिया जाता है, जो यूनाइटेड नेशंस इसको रिकॉग्नाइज करता है। आप जान के हैरान होंगे कि दुनिया में पैलेस्टीन एक ऐसा स्टेट है, या बहुत सारे ऐसे नेशन है, ताइवान भी एक ऐसा नेशन है, जिसको एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं मोर देन 140 कंट्रीज, उसके बावजूद भी पैलेस्टीन को फुल स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन का झगड़ा है और इजराइल का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है यूएसए। तो पैलेस्टीन का जो टू स्टेट सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं वो इतना आसान है नहीं है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री कि क्या इतिहास है। नाउ 1936 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द कमीशन व्हिच वाज हेडेड बाय लॉर्ड विलियम रॉबर्ट पील, व्हिच वाज नोन एज पील कमीशन, which was given the responsibility to see the immediate causes of revolt and protests between the Palestinians and the Jews, कि जो पैलेस्टीन्स और जूस हैं जिनके बीच में युद्ध चल रहा है या क्लैशेस चल रहे हैं, उसकी क्या रीजंस हैं, वो जानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पील कमीशन को दी गई। Now when we talk about this Peel Commission, so this Peel Commission, it submitted the report and it stated that the solution is unworkable, and they said that at this point of time we cannot see any resolution. Ultimately, the Peel Commission said that the strips of West Bank, the strips of Gaza and the Negev desert should be given to the Palestinians, and the major part of the Palestinian state should be given to the Jews. Now mind it, at that point of time the Jews only contributed somewhere around 28% of the Palestinians population. In spite of that, the Peel Commission recommended that maximum of the Palestinian state should be given to Jews. Now this seemed unworkable for the Palestinian Arabs and the Arab nations, and they rejected the report of Peel Commission. Now after Second World War, you see that a lot of things change in the world. उसके बाद ब्रिटेन ने ये कह दिया that we cannot control Palestine and we have to leave this territory. So Britain expressed its willingness to leave Israel or to leave Palestine. Israel was not formed at that point of time. तो पैलेस्टीन की जो स्टेट थी, तो ब्रिटेन ने कहा कि हम इसको छोड़ के जा रहे हैं। ब्रिटेन की एंट्री इस एरिया में होती है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जो कि ओटोमन एम्पायर हारता है और ब्रिटेन और फ्रांस पूरा फायदा उठाते हैं इस चीज का और घुस जाते हैं अरब वर्ल्ड में। पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पावर डायनामिक्स चेंज हो चुके थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन और फ्रांस उतने बड़े पावर्स नहीं थे जितना कि यूएसए और यूएसएसआर उभर के आए थे। तो
तो ब्रिटेन ने ये कह दिया कि वी वांट टू लीव दिस पर्टिकुलर प्लेस। पर रेजोल्यूशन कैसे होगा, क्या सोल्यूशन होगा? क्या इजराइल और पैलेस्टीन को इसी हालात पे छोड़ के चले जाओगे कि जिस प्रॉब्लम को आपने क्रिएट किया गया बाय बेल्फोर डिक्लेरेशन, क्या उसको आप ऐसे छोड़ के चले जाओगे? तो ब्रिटेन ने कहा कि हम तो सर चले जाएंगे। तो यूनाइटेड नेशंस की कमीशन बैठती है, यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश्ड अ कमीशन ऑन पैलेस्टीन, जिसको ये टास्क दिया गया कि रिजॉल्व दिस एंड कम आउट विद अ सोल्यूशन। तो जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशल कमीशन बैठी ऑन पैलेस्टीन, इट डिवाइडेड Palestinian territories into three parts. It said that one state should be given to the Jews, one should be the Arab state, and Jerusalem, which is a very important land in Palestine, now present Israel. So जेरूसलम को उन्होंने ये बोल दिया कि जेरूसलम जो है उसको एक इंटरनेशनल स्टेट बना दिया जाएगा, इंटरनेशनल सिटी बना दिया जाएगा। आप इस मैप में देख सकते हैं कि जेरूसलम की लोकेशन क्या है। तो जेरूसलम की इंपॉर्टेंस क्या है? दैट जेरूसलम बेसिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थ्री अब्राहमिक रिलीजन्स, वन बीइंग इस्लाम, सेकंड बीइंग ज्यूस एंड थर्ड बीइंग द क्रिश्चियनिटी। तो इसके लिए डिसाइड किया गया कि जो जेरूसलम है उसको एक इंटरनेशनल सिटी का घोषित किया जाएगा। नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू दिस रेजोल्यूशन, दैट वाज यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 181, 56% of the Palestinian territory was to be given to the Jews. Now, this was passed by United Nations General Assembly, but this never made to the United Nations Security Council. Ultimately, Britain left. Now, when Britain left, before Britain left, on May 14th, 1948, the Zionist leaders who were present in Palestine at that point of time, they accepted the United Nations peace plan and they claimed that Israel was formed on May 14, 1948. Now, from here started Arab-Israel conflict, which ultimately culminated into the first Arab-Israel war. Now, Israel, which was a newly formed nation at that point of time, was attacked by Syria, Iraq, Jordan, Egypt, Lebanon. Now, ultimately, if you see the result of this war, Israel took a lot of victories. Egypt, being a big power, it lost its port of Eilat to Israel. Jordan captured West Bank. Now, this was a Palestinian territory. Jordan was accused that it has entered into the Palestinian territory and it has captured West Bank. Ultimately, the international city of Jerusalem, the west side of Jerusalem, that is known as West Jerusalem, was captured by Israel, and ultimately Israel claimed a lot of victory in this particular war, that is the first Arab-Israel war. Now, after that, there were multiple other wars that Israel had to face for its existence, one of them being the Yom Kippur War. Ultimately, what happened that in 1973 there were Camp David Accords that were signed, which led to Egypt becoming the first country or the first Arabic country in the world to recognize Israel. तो यहाँ से फिर से इतिहास ने शिफ्ट लिया। अब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मूवमेंट थी या पैलेस्टीनियन मूवमेंट थी 1960s में, इसने और जोर पकड़ा। ये क्योंकि रिबेलियन चलता जा रहा था, मूवमेंट चलती जा रही थी, तो ये जो मूवमेंट ने जोर पकड़ा, दिस बेसिकली वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन and its chairman Yasser Arafat. Now, ultimately what happened was that as this movement was gaining a lot of traction throughout the world, 1973 की मैंने बात करी, दोनों कंट्रीज को साथ में बिठाया गया, पैलेस्टीन को बिठाया गया और साथ ही साथ बिठाया गया इजराइल को। इजराइल एक इंडिपेंडेंट देश बन चुका था, पैलेस्टीन एक टेरिटरी थी और जिनका झगड़ा तो वो चलता जा रहा था। 1993 the world witnessed for the first time that is known as Oslo Accords. Now, this Oslo Accords were two different Oslo Accords. One was the Oslo Accords of 1993 and second was the Oslo Accords of 1995. Now, what were the major factors of these Oslo Accords? Now, if we talk about this Oslo Accords, so the major outcomes of this Oslo Accords, one of them that recognition of Palestinian Liberation Organization by Israel, and also Palestinian Liberation Organization accepted that yes, Israel can coexist. तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। इस ब्रेक थ्रू में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन मूवमेंट को लीड कर रही थी, उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि इजराइल एग्जिस्ट कर सकता है और इजराइल ने एक्सेप्ट किया कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आई कि इजराइल ने बोला कि जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये टेररिज्म फैलाती है हमारे विरुद्ध, तो पीएलओ ने कहा कि विल गिव अप द टेररिज्म। तीसरी बात हुई दैट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन वेस्ट बैंक एंड गाजा। नाउ दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट वेस्ट बैंक एंड गाजा द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी विल बी अपॉइंटेड। नाउ व्हाट हैपेंड अल्टीमेटली दैट द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाज अपॉइंटेड, बट
द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाज नॉट गिवन एनी सिग्निफिकेंट पावर। क्योंकि हुआ क्या कि जो वेस्ट बैंक और गाजा है, इन दोनों में आपस में भी दो ऑर्गेनाइजेशंस बन गई, क्योंकि जो हार्डलाइनर पैलेस्टीनियंस थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए ओस्लो अकॉर्ड, और साथ ही साथ हुआ क्या, इजराइल में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए थे ये अकॉर्ड्स। अल्टीमेटली हुआ क्या कि इजराइल और गाजा में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए। एक तो हुआ इंतिफादा। इंतिफादा इज दैट द पीपल बेसिकली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस मूवमेंट्स। नाउ अल्टीमेटली इन वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप देयर वर डिवीजंस। नाउ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक झगड़ा हुआ एक गुट के साथ, एक ग्रुप के साथ, जिस ग्रुप का नाम है हमास। हमास ने कहा कि वी डोंट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल, वी डोंट एक्सेप्ट दीज ओस्लो अकॉर्ड्स। तो अल्टीमेटली पीएलओ और हमास का आपस में ही डिफरेंशिएशन क्रिएट हो गया। तो ये एक डिवीजन जो था, ये बड़ा क्लियर कट डिवीजन था। खासकर ये डिवीजन हुआ 2006 में जब इलेक्शंस हुए पैलेस्टीन में, तो वहां पे हमास की विक्ट्री हुई। फतह ने उस विक्ट्री को मानने से मना कर दिया, तो जो डिवीजन था वो बड़ा क्लियर कट हो गया कि गाजा पट्टी जो है, गाजा स्ट्रिप जो है, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय हमास, एंड वेस्ट बैंक दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड दिस हमास वाज बेसिकली बैक्ड बाय ईरान एंड द प्रेजेंट डे तुर्की। अब एक तो ये हुआ। दूसरा, ओस्लो अकॉर्ड्स में डिफरेंसेस कहाँ आई या प्रॉब्लम्स कहाँ आई? ओस्लो अकॉर्ड्स में प्रॉब्लम आई कि जो उनके लीडर थे, इजराइल के लीडर थे जिन्होंने ओस्लो अकॉर्ड साइन किया था, उनका असैसिनेशन हो गया। असैसिनेशन ऑफ यित्ज़हाक रबीन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल व्हेन दिस ओस्लो अकॉर्ड्स वर साइन, ही वाज असैसिनेटेड बाय द इजरायली हार्डलाइनर्स। तो इसकी प्रॉब्लम जो थी और फाइनल हो गई और मजबूत हो गई और गहरी हो गई कि कोई भी ओस्लो अकॉर्ड को मानने के लिए तैयार नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द टू स्टेट सॉल्यूशन, सो वेदर दिस टू स्टेट सॉल्यूशन इज achievable or it is unachievable. So there was an article that was published in the Hindu newspaper written by a wonderful international relations scholar, Stanley Johnny. Now what did he say? And he said that this is unachievable. Now why it is unachievable? Because first thing is that Israel does not have demarcated boundaries. Now as per the Oslo Accord or as per the two-state solution, it has to be established, and Palestinian says that if the boundaries have to be demarcated, then it should be demarcated as per the 1967 plan. But 1967 बॉर्डर से तो बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं और बहुत ज्यादा लोग जो हैं पैलेस्टीन के वो छोड़ के जा चुके हैं और बहुत ज्यादा इजरायली सेटलमेंट्स जो हैं वो वेस्ट बैंक और गाजा में बन चुकी हैं। तो पहली चीज तो हो गई कि इजराइल डज नॉट हैव डिमार्केटेड बाउंड्री। नाउ द सेकंड थिंग दैट इज मेंशन्ड बाय स्टैनली जोनी वाज द स्टेटस ऑफ सेटलर्स। नाउ व्हाट विल हैपन टू दीस सेटलर्स? बिकॉज देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 7 लाख Jewish settlers in West Bank and East Jerusalem. Now, it will be very difficult for the political power of Israel to call back these settlers because these 7 lakh people are very, very powerful, and when it is a democracy, you cannot touch the 7 lakh people to come out of these areas. Third is the status of Jerusalem. Now, as I have already mentioned, that Jerusalem was a very important or is a very important place for religion as well. Now, Israel says that the entire Jerusalem, where Western Wall is located, and this Western Wall is the most important religious place in Judaism. So Israel says that this entire Jerusalem should be our territory, should be our capital. Whereas Palestine says that the East Jerusalem, where Al-Aqsa Mosque is located, is the third holiest mosque. For Islam, they say that the East Jerusalem should be a capital. So what will happen to Jerusalem? That becomes a third thing which makes this two-state solution practically unachievable. And the fourth thing is right of the refugees to return home. Now there have been lakhs of people who have left Palestine and they have gone to Syria, Jordan, Turkey, and some of them have even gone to the European countries via the Mediterranean Sea. Now what will happen to these refugees? According to the United Nations, if the land is given back to the Palestine, so these refugees have ultimate right that they can come back to the Palestine. But will Israel allow? Because if the refugees come back, so it will completely change the demography of Israel, which will not be accepted by Israel. So these becomes the 4 major reason that two-state solution becomes unachievable. Ultimately, this Israel and Palestine issue has been continuing since centuries, and what will happen to the world is yet to be seen, because the disturbance of the Middle East do not only impact the Middle East, but it also impacts India, it also impacts the entire global order, and it also impacts our energy security. So this was it from my side in explaining the two-state solution and Israel-Gaza issue. That is it. Thank you very much. All the best. My name is Anuj Sharma and I'm signing off for this particular video.